नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करते हैं एग्जिट पोल की। गुजरात का एग्जिट पोल की सबसे पहले बात करते हैं। बीजेपी 150, कांग्रेस 19, आप 11, अन्य 2। गुजरात पी मार्क्यू बीजेपी 128 से 148, कांग्रेस 30 से 42 के बीच और आप 2 से 10 के बीच। गुजरात TV9 का आपको बताते हैं। बीजेपी 125 से 130, कांग्रेस 40 से 50, आप 3 से 5, अन्य 3 से 7। इंडिया टुडे का आपको बताते हैं। बीजेपी 131 से 151, कांग्रेस 16 से 30, आपका 9 से 21 और अदर का 2 से 6 के बीच में। ETG TNN का आपको बताते हैं। बीजेपी 139, कांग्रेस का 30, आप 11, OTH 2। हिमाचल का एग्जिट पोल इंडिया टुडे का आपको बताएं। बीजेपी 24, 34, कांग्रेस 30 से 40, आप 0 पे ही, अदर का 4 से 8। TV9 की बात करें, बीजेपी 33, कांग्रेस 31, आप 0, अदर 4। जन की बात करें, बीजेपी 32 से 40, कांग्रेस 27 से 34, आप 0 पर, अदर 2 से 1। ETG TNN की बात करें, बीजेपी 38, कांग्रेस 28, आप 0, अदर 2 की दिखाई गई है। बीजेपी ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में फिर सरकार बनाने का दावा किया है। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल के मुताबिक कम विधानसभा सीट वाले राज्यों में एग्जिट पोल का सही आंकलन नहीं हो पाता, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि हिमाचल में भी बीजेपी को जीत हासिल होगी। जनता पार्टी हिमाचल और गुजरात की विधानसभा चुनाव में सरकार पुनः बनाएगी, MCD भी जीतेगी और जो गुजरात विधानसभा या हिमाचल विधानसभा को लेकर रुझान आ रहे हैं वो स्पष्ट बता रहे हैं। रही बात MCD की या हिमाचल के कुछ अलग प्रकार के रुझानों की, तो ये छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी होने के कारण कई बार सटीक आकलन उनका नहीं हो पाता है। लेकिन ये तय मानिए कि इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी अब की बार 200 पार के साथ में हम व्यापक और बड़े पैमाने पर जीत हासिल करने। एग्जिट पोल में गुजरात में बीजेपी की जीत पर कांग्रेस का बयान सामने आया। MP कांग्रेस के मीडिया सेल के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने एग्जिट पोल को मनोरंजन का साधन बताया है। के बीच में भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी नाराजगी है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे गुजरात, हिमाचल प्रदेश में प्रमुखता से रहे। जनता ने भाजपा को नकारने के लिए मत दिया है। परिणाम आएंगे तो दिखाई देगा कि गुजरात, हिमाचल दोनों जगह भाजपा को जनता ने नकार दिया है। एग्जिट पोल केवल और केवल मनोरंजन से ज्यादा कुछ नहीं रह गए। यथार्थ पे कहीं एग्जिट पोल नहीं टिक रहे और पुराने एग्जिट पोलों के भी इस तरह के परिणाम हमने देखे हैं जो कि यथार्थ के आसपास नहीं थे। 8 तारीख को परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। उज्जैन से बड़ी खबर की बात करते हैं। महाकाल मंदिर परिसर में नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल। जी हां, 20 दिसंबर से मंदिर परिसर में मोबाइल ले जाने पर रोक है। श्रद्धालुओं के मोबाइल ले जाने पर रोक लगेगी। मंदिर परिसर में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगेगा। गर्भगृह में प्रवेश पर भी पाबंदी रहेगी। 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक पाबंदी रहेगी। नए साल की व्यवस्थाओं के चलते गर्भगृह में प्रवेश पर पाबंदी है। लड्डू प्रसाद के भी रेट बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। 300 से बढ़कर 360 रुपए प्रति किलो रेट रहेगा। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक प्रबंध समिति की रखी गई है और ख़ास तौर पर श्री महाकाल महालोक के लोकार्पण के बाद की ये पहली बैठक थी और जो उसके बाद परिस्थितियां परिवर्तित हुई हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए 2-3 इम्पॉर्टेंट निर्णय लिए गए हैं।
पहला तो कई बार ऐसे विवादास्पद वीडियो यहाँ से वीडियो और फोटो जारी होने के जो रील वगैरह बना के लोग रखते थे, उस संदर्भ में शिकायतें आ रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 20 दिसंबर से पूरी तरीके से महाकाल का जो आंतरिक परिसर है उसमें मोबाइल फ़ोन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे और इस पे एक कुछ सर्टेन जुर्माना भी लगाया जाएगा अगर कोई व्यक्ति मोबाइल के साथ में पाया जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, महाकाल मंदिर में कई सारे बदलाव, एक तो फोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, साथ ही साथ प्रसाद का जो है रेट भी बढ़ाया जाएगा। विकास, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल। तो महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति की बैठक करीब 2 माह बाद आज प्रशासनिक भवन में आयोजित हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। कई महत्वपूर्ण जो प्रतिनिधि थे वो इस बैठक में शामिल थे। सबसे पहला इसमें मोबाइल को लेकर निर्णय लिया गया। 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक इसमें गर्भगृह में प्रवेश बंद होंगे। वहीं महाकाल मंदिर में 20 दिसंबर से मोबाइल जो पूर्णतः प्रतिबंधित रहने वाले हैं। लड्डू का जो प्रसाद था उस पर 60 रुपए प्रति किलो पर बढ़ाए गए हैं। चूंकि बीते दिनों देखा गया कि कई वीडियो जो है वो वायरल होते हैं और खासकर जो दर्शनार्थी वहां पहुंचते हैं वो कई बार अपने सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाने लग जाते हैं और इसी वजह से सुरक्षाकर्मी जो तैनात है उन सभी के लिए भी मोबाइल पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। चूंकि दिसंबर माह के अंत से लेकर जनवरी के प्रथम सप्ताह तक लगातार दर्शनार्थी जो है उनकी जो संख्या है वो ज्यादा रहती है। इसी वजह से कई महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक में लिए गए हैं। ऋतु जी ठीक, बहुत शुक्रिया विकास। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। फांसी लगाकर युवक ने खुदकुशी की है। शुभम सेन ने खुदकुशी की। सुसाइड करने से पहले युवक ने वीडियो बनाया। 2 लोगों से परेशान होकर सुसाइड करने की बात है और सड़क पर पत्थर रखा होने को लेकर विवाद चल रहा था। परिजनों को परेशान ना करने की गुहार भी लगाई थी। वीडियो में कोलार थाने में दर्ज हुआ था काउंटर केस। तो युवक की हत्या की गई है। बड़ा मामला आपको बता रहे हैं। सुसाइड करने से पहले युवक ने वीडियो भी बनाया है। 2 लोगों से परेशान होकर सुसाइड करने की बात यहां पर कही जा रही है। सड़क पर पत्थर रखा होने को लेकर विवाद लंबे वक्त से चल रहा था। परिजनों को परेशान न करने की वीडियो में गुहार भी लगाई गई है। कोलार थाने में काउंटर केस दर्ज हुआ था। अगर मैं मर जाऊं तो मेरे घर में से किसी की कोई गलती नहीं है, ना मेरे घर वालों की, किसी की नहीं। जो भी जिम्मेदार है मेरे दुश्मन हैं। किशोरी, सोनू, जो भी मेरी मौत का जिम्मेदार है वो ये 2 हैं और कोई नहीं। मेरे घर में से किसी की नहीं, ना मेरे पापा, ना मेरी मम्मी, ना मेरे घर में से कोई भी नहीं। इन लोगों की वजह से मैं नहीं कर रहा सुसाइड। कर रहा हूँ तो इन लोगों की वजह से कर रहा हूँ। मेरे को कोई परेशानी नहीं है। मैं अपनी मौत का जिम्मेदार, कोई नहीं है मेरी मौत का जिम्मेदार। मैं खुद हूँ अपनी मौत का जिम्मेदार। और ज्यादा जानकारी के लिए मनोज हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, कोलार थाना क्षेत्र का ये मामला है और यहाँ पे रहने वाले जो 2 पड़ोसी थे एक ही मोहल्ले के, उनके बीच में झगड़ा चल रहा था और एक मामूली बात, पत्थर रखने की बात को लेके। हालांकि ये मामला थाने तक पहुंचा था और थाने में पुलिस ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। हालांकि जो युवक है एक वीडियो जारी करके उसने हालांकि फांसी लगाकर खुदकुशी की है, लेकिन जिस तरीके के आरोप 2 लोगों पे लगाए गए जो कि दूसरे पक्ष के बताए जा रहे हैं, 2 लोगों पे सुसाइड करने के लिए उकसाने जैसी बात वीडियो में कही गई है। तो अब क्योंकि वीडियो पुलिस तक पहुंच चुका है, अब जो कोलार थाना पुलिस है वीडियो के आधार पे आगे की जांच कर रही है कि आखिरकार किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। खुदकुशी के उकसाने को लेकर धाराओं में आगे चल के जांच के बाद इन दोनों व्यक्तियों पे जिनका नाम लिया जा रहा है, इन पर FIR की कार्रवाई भी जो है पुलिस के द्वारा
की जा सकती है, क्योंकि अब ये पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में आया और पुलिस ने इसमें मर्ग कायम करके जांच शुरू कर दी है। ठीक, बहुत शुक्रिया मनोज। जबलपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। सुर्खी में भगवान सिंह लोधी एनकाउंटर मामला, हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट मांगी है। कलेक्टर को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। अक्टूबर 2006 में एनकाउंटर हुआ था। मृतक के पिता ने याचिका दायर की है। याचिका में एनकाउंटर फर्जी होने का आरोप लगा है। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर की बात करते हैं। दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने का ये पूरा मामला है। प्रताड़ित करने वाला आरोपी फरार है। पति गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 सालों से आरोपी पति फरार था। 3 साल से पोलैंड में आरोपी रह रहा था। आरोपी का नाम रविशंकर नैयर है। आरोपी को दिल्ली से जांजगीर लाया जा रहा है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। बाल आश्रम में नाबालिग से दुष्कर्म का ये मामला है। आरोपी का डीएनए मैच हो गया है। नाबालिग के बच्चे से आरोपी का डीएनए मैच हुआ है। आरोपी आदित्य खांडे का डीएनए मैच हो गया। एक अन्य आरोपी का पहले डीएनए मैच नहीं हुआ था। जेल में बंद आरोपी का डीएनए बच्चे से मैच नहीं हुआ था। 15 दिन पहले आदित्य खांडे को बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया था। एएसपी ग्रामीण कीर्तन राठौर ने इसकी पुष्टि की है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग भी मामले की जांच कर रही है। गरियाबंद के राजिम में सीएम भूपेश बघेल ने सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और सभी समाज के प्रमुखों से सीएम ने मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर राजिम के विधायक अमितेश शुक्ला भी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम ने श्री राजीव लोचन मंदिर के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए कामना की। सीएम भूपेश बघेल आज राजिम में रुकेंगे। कल बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। कल सुबह 7 बजे राजिम के कुलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन करेंगे। सुबह 9:30 बजे अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे और मीडिया को संबोधित करेंगे। राजिम में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में करीब 72% मतदान प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। मतदान दलों की अब वापसी हुई है। पीजी कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया। मतदान मतपेटियों को लेकर स्ट्रांग रूम पहुंचे हैं। 8 तारीख को वोटों की गिनती होगी। सावित्री मंडावी और ब्रह्मानंद नेताम के बीच टक्कर है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में ये माना जा रहा है कि 71% तक की वोटिंग हुई है। हालांकि फाइनल जो आंकड़े हैं वो कल आएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जब आप वोट देने के लिए नहीं निकलते हैं तो किस तरह की चीजें होती है। क्योंकि जो उपचुनाव हुआ था वहां पर आप देख सकते हैं कि कितने अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है और अपनी जान कई जो क्षेत्र है, करीबन 17 से ज्यादा अति संवेदनशील इलाके थे जहां पर कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी दी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई थी। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात किए गए थे। उसके बाद अगर लोग वोट देने के लिए नहीं निकलते हैं तो समझना चाहिए कि लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व के लिए कितने लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं और अपनी ड्यूटी निभाते हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपकी ड्यूटी कहाँ लगी थी? दुर्गुकुंदर ब्लॉक में 60 नंबर मतदान केंद्र सिहारी ग्राम में। आप देख सकते हैं कई लोगों को कई तरह की परेशानियां भी होती हैं, लेकिन उन तमाम परेशानियों के बीच में भी वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। और उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो जाहिर तौर पर जो लोग वोट देने के लिए नहीं गए थे उन्हें समझना चाहिए कि इस वो जो है वो किस तरीके से अपने कर्तव्य से चूक रहे थे और कई लोग अपनी जान हथेली में लेकर भी अपना कर्तव्य निभा रहे थे। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजीवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, कांकेर।
भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए करीब 72% मतदान हुआ। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं में भी वोट डालने को लेकर उत्साह देखा गया। महिलाओं के लिए कई जगहों पर संगवारी बूथ बनाया गया था। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वोटिंग के दौरान कहीं से किसी भी तरह की अप्रिय वारदात की सूचना नहीं मिली। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी, बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम और सर्व आदिवासी समाज समर्थित अकबर गुर्राम ने मतदान किया, अपनी अपनी जीत के दावे किए। मैं पूरा घूमी हूँ, अब देखो यहाँ लास्ट यहाँ भी आ गई हूँ, तो अब बिल्कुल अकबर गुर्राम कह रहे थे कि मैं 10,000 वोटों से लीड कर रहा हूँ। ब्रह्मानंद नेताम कह रहे थे कि मैं जीत ही रहा हूँ। हम इतना जानते हैं, हम पूरा जनता जो है इतना आशीर्वाद सहयोग उनका मिल रहा है, हम रिकॉर्ड मतों से ये चुनाव जीत रहे हैं। मैं जब से मेरे को टिकट मिला है तब से कह रहा हूँ, मैं फुल कॉन्फिडेंस हूँ। अभी हमारे जो मतदाता हैं वो जिस आधार से भाव दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, इसके कारण मैं फुल कॉन्फिडेंस। हाँ, उनके पास धन बल है, हमारे पास जन बल है और यही हमारी ताकत है, जन बल ही। इसी के आधार पे हम कह रहे हैं कि ये हमारी जीत होगी, क्योंकि हमारे साथ जनता है और जनता वो दोनों सरकार को देख चुके हैं, इसलिए उनके कार्यों से ऊब चुके हैं। क्या काम किए नहीं किए हैं ये हम बता भी रहे हैं और उनको भी पता है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की शुरुआत से ही ब्रह्मानंद नेताम पर गिरफ्तारी तलवार लटकी हुई थी और जैसे ही मतदान खत्म हुआ ठीक उसके बाद झारखंड पुलिस नेताम को गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन उससे पहले ही झारखंड हाईकोर्ट से ब्रह्मानंद नेताम को बड़ी राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, जिसके बाद झारखंड पुलिस नेताम को गिरफ्तार किए बगैर वापस लौट गई। पुलिस की कार्रवाई पर बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि सत्य की जीत होगी। तो पुलिस प्रशासन की टीम झारखंड की और छत्तीसगढ़ की टीम पहुंची थी नेताम की गिरफ्तारी के लिए, पर बिना गिरफ्तार किए ही लौटना पड़ा। चूंकि आज जो है हाईकोर्ट का डिसीजन आया, रोक लगा दी गई थी, उसके बाद झारखंड पुलिस को वापस ही लौटना पड़ा बिना गिरफ्तार किए। बता दें, जब गिरफ्तारी करने के लिए पहुंचे थे तब बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता चक्का जाम करने लग गए, गाड़ी को घेर लिया गया और विरोध प्रदर्शन करने लग गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से विरोध बीजेपी कार्यकर्ताओं का देखा गया और उसके बाद जो है नेताम को बिना लिए ही झारखंड पुलिस लौट गई। यही पक्ष रखा कि 164 का बयान में नाम नहीं आ रहा है, न प्राथमिकी दर्ज में हमारा नाम आ रहा है, और ये घटनाक्रम को हमने बताया और ये बताया कि पॉलिटिकल वेंडेटा का मामला है। कोर्ट ने सुनवाई की, इस मामले को ध्यान में रखा और पीड़ात्मक कार्रवाई से रोक लगाई है, गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। और सुनवाई कब है? 3rd वीक ऑफ जनवरी में है और विक्टिम को जो है, जो लड़की है, पीड़िता है, उसको नोटिस लाए। इसको हम देखते हैं हार की खींच के रूप में, और हार की पूरी जानकारी होने के बाद ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करने के लिए 3 बजे के बाद इन्होंने कि भारतीय पिछले 1 सप्ताह में लगातार छत्तीसगढ़ सरकार और झारखंड की सरकार ये दोनों मिलकर हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे चुनाव प्रचार को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। और आज मुझे लगता है कि ये 3 बजे हाईकोर्ट के, जब झारखंड हाईकोर्ट का निर्णय 12 बजे आ गया, तो क्या 3 बजे तक इनको जानकारी नहीं है? ये सरकार को पता चल गया है कि ये चुनाव हार गए, उनके इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता दिए होंगे, तब ऐसा षड्यंत्र ये प्रपंच रच के यहाँ लोगों को एक जगह इकट्ठा हो जाए, उसी में डाइवर्ट करने की अच्छी तरीका है। और हो सकता है सभी पोलिंग बूथ भाई जा करके इनके ईवीएम चेंज कर ले, क्योंकि डर सता रही है और हमें डरा रहा है। और हम तो डरने वाले नहीं, हमारे कार्यकर्ता नहीं डरने वाले हैं। और अब बात करते हैं कवर्धा की, जहां नगर पंचायत लोहारा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। नगर पंचायत में कांग्रेस का अध्यक्ष था जिसे पद गंवाना पड़ा। कांग्रेस के ही नाराज 3 पार्षदों ने बीजेपी के 7 पार्षदों के साथ मिलकर अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसमें उनकी जीत हुई। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 10 वोट पड़े, जबकि बचाव में 5 वोट ही पड़े। इस तरह से उषा श्रीवास्तव को अध्यक्ष की और आभा श्रीवास्तव को उपाध्यक्ष की कुर्सी गंवाना पड़ी है।
अविश्वास प्रस्ताव आया था। अविश्वास प्रस्ताव का नो कॉन्फिडेंस का वोट डला है। उसमें पक्ष में 5 डला है, विपक्ष में और पक्ष में 5 डला है। हम लोग 5 वोट पाए हैं। थे हम लोग 8, लेकिन वोट मिला है 5। क्या लगता है ऐसी परिस्थिति क्यों बन पाई? अब ये परिस्थिति 3 कांग्रेस के जो पार्षद थे वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का साथ दिए हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। और अविश्वास प्रस्ताव लगाने का मकसद ये था कि 3 साल हो गए थे कि कोई काम यहाँ हो नहीं रहा था विकास का। लगातार जनता हमसे सवाल पूछ रही थी, वार्डों में कोई काम हो नहीं रहा है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपने सत्ता के कुर्सी के उसमें मस्त थे। इसलिए हम सभी के ऊपर दबाव था हमारे वार्डों का और पब्लिक जनता पूरा चाह रही थी कि अब काम नहीं करने वालों को हटा दो करके। जो कुल पार्षदों की संख्या 15 थी, 15 के 15 उपस्थित हुए और नगर पालिका अधिनियम 43 का के जो प्रावधान है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित होता है तो वह अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पारित माना जाएगा। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के लिए 15 में से 10 जो है विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट पड़े, जिसके आधार पर दोनों में जो है पारित हुआ, अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। और छत्तीसगढ़ियों को वंदे भारत ट्रेन का इंतजार अब खत्म होता नजर आ रहा है। बिलासपुर से नागपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी, जिसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। उम्मीद है कि 8 दिसंबर तक वंदे भारत का एक रैक चेन्नई से बिलासपुर पहुंच जाएगा। इसके लिए पिट यार्ड की साफ सफाई जारी है। न्यूज 18 संवाददाता ने इसका जायजा लिया, उसकी ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। आज सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला। 7 उम्मीदवारों की किस्मत, 8 होगी ईवीएम में बंद। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी पहुंची मतदान करने। तेलकरा में सावित्री मंडावी ने किया मतदान। मतदान केंद्र में वोटरों की लगी कतार। उपचुनाव वोटिंग के लिए बनाए गए 256 बूथ, यहां 99 बूथ नक्सल प्रभावित। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली से लौटकर आए सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। रायपुर में अधिवेशन को लेकर बैठक में सबकी सहमति। हिंदी भाषी प्रांतों में कांग्रेस का पहली बार हो रहा अधिवेशन। कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में फैसला। 2 से 4 फरवरी तक रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन। बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी हुए शामिल। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक। कांग्रेस मुख्यालय में चल रही बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी रहे शामिल। ताजा राजनीतिक हालात और राहुल की यात्रा पर चर्चा। मंत्री अमरजीत भगत ने राहुल गांधी को पंडित कहकर किया संबोधित। कहा उनका पूरा परिवार शुरू से ही पूजा पाठ मानने वाला। बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। आबकारी मंत्री कवासी लखमा का भर्ती प्रक्रिया पर बड़ा बयान। आरक्षण